तो आज हम लोग पॉकेट जीके जो कि खान सर के द्वारा लिखी गई बुक है उसके आज हम लोग क्लास 18 को देखेंगे। इसके पहले मैंने टोटल 17 क्लास को लिया है जिसमें हम लोग विभिन्न चैप्टर को देखे हैं। और आज की जो हमारा चैप्टर है वो है नर्व सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इसे मैंने खान सर के जो पॉकेट जीके बुक लिखी गई है जो कि अपने आप में एक सर्वोत्तम बुक मानी जा रही है, उससे ये मैंने पूरे क्लास को कवर किया है। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम। ठीक है, देखिए ये सामान्य ज्ञान है पॉकेट जी के खान सर के द्वारा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं तंत्रिका तंत्र अर्थात नर्व सिस्टम। सबसे पहले बात आती है कि तंत्रिका तंत्र कहते किसे हैं। तो देखिए मस्तिष्क, हमारा मस्तिष्क जो है विभिन्न प्रकार के नर्व अर्थात नसों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो मस्तिष्क व तंत्रिकाओं से मिलकर बने तंत्र को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अर्थात हमारा जो मस्तिष्क है ये वो विभिन्न प्रकार के नसों के द्वारा बना हुआ है और ये जिन तंत्रिका के द्वारा या जिन नसों के द्वारा ये बना हुआ है उसे क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इसके बाद आती है कि अब है हमारा पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसमें हमारे जो मस्तिष्क है वह मेरु रज्जु को और क्या कहते हैं, तो मेरु रज्जु को कहा जाता है स्पाइनल कोड। ठीक है, स्पाइनल कोड कहा जाता है मेरु रज्जु को। ठीक, तो ये हमारा मस्तिष्क और मेरु रज्जु ये दोनों जो है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं मस्तिष्क को। तो ये मस्तिष्क जो है हमारे शरीर का सबसे कोमल या मुलायम भाग होता है। ठीक है, हमारे शरीर का सबसे कोमल व मुलायम भाग कौन होता है, मस्तिष्क होता है। स्तनधारियों में मस्तिष्क सबसे अधिक विकसित होता है और सबसे अधिक विकसित यदि किसी का मस्तिष्क है तो वो है मानव का मस्तिष्क। ठीक है, तो मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे कोमल व मुलायम भाग होता है और स्तनधारियों में मस्तिष्क का विकास सबसे ज़्यादा होता है और सर्वाधिक विकसित मस्तिष्क किसका है, तो वो है मानव का। मस्तिष्क की जो उत्पत्ति हुई है वो उत्पत्ति हुई है एक्टोडर्मल से और इसके लिए जो एक हार्मोन की आवश्यकता होती है, इसके विकास के लिए जो हार्मोन की आवश्यकता होती है वो होती है थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन इसके विकास के लिए आवश्यक होता है। अर्थात मस्तिष्क का विकास के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा है, तो वो है थायरॉक्सिन हार्मोन। मस्तिष्क जो है जैसे ये हमारा ब्रेन हुआ, ठीक है, तो ये ब्रेन जो है हमारा मस्तिष्क जो है बाहर से पूरे एक हड्डी के ढांचों में बंद रहता है। ठीक है, ये पूरा बाहर से इसको कवर किए हुए रहता है। तो इसे ये जो बाहर से कवर रहता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कपाल या खोपड़ी। क्या कहते हैं, कपाल या खोपड़ी। और मस्तिष्क का लगभग 70 से 80% भाग का जो विकास है वो जब हमारी अवस्था 2 वर्ष की होती है उस समय तक हो जाता है और पूर्ण रूप से विकास जो है वो 6 वर्ष की उम्र में होता है। तो हमारे मस्तिष्क का विकास कब होता है, तो हमारे मस्तिष्क का जो विकास है 2 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। और अगर पूर्ण विकास की बात की जाए तो पूर्ण विकास जो है वो होता है लगभग 6 वर्ष की अवस्था में। हमारे मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो हमारे मस्तिष्क का वजन लगभग 1400 ग्राम, कितना होता है, लगभग 1400 ग्राम या 3 पाउंड के लगभग हमारे मस्तिष्क का वजन होता है। अब देखिए मस्तिष्क के ऊपर संयोजी ऊतक की बनी हुई 3 झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो 3 झिल्ली होती है वो संयोजी ऊतक की बनी होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, मस्तिष्क आवरण या मेनिंगेस कहते हैं। ठीक है, इसके सबसे बाहरी भाग को ड्यूरामेटर, मध्य भाग को एरेकोनाइड और सबसे भीतर के भाग को पायामेटर कहा जाता है। मस्तिष्क में जो हमारा ये मस्तिष्क होता है इसके अंदर एक द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, ये जो द्रव्य पाया जाता है इस द्रव्य को क्या कहा जाता है, CSF या प्रमस्तिष्क मेरु द्रव कहा जाता है। और इसके जो बाहरी भाग जो कि इसे कठोरता प्रदान करता है या इसे रक्षा प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, कपाल या खोपड़ी कहा जाता है। अब अगर मस्तिष्क की बात की जाए तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा काम क्या है, मतलब ये जो CSF है, CSF का सबसे बड़ा काम क्या है कि जैसे ये हमारा जो खोपड़ी हुआ, ये जो हमारा मस्तिष्क हुआ, इसके अंदर जो ये द्रव्य पाया जाता है
इसे जो CSF द्रव कहा जाता है या परम मस्तिष्क मेरु द्रव कहा जाता है, ये क्या करता है, मस्तिष्क की सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, साथ ही साथ जो हमारे जो ब्रेन और ब्लड के बीच में जो पोषक एवं उत्सर्जी पदार्थ का आदान प्रदान होता है वो इसी के माध्यम से करता है। और चूँकि ये द्रव माध्यम में होता है तो ये हमारे मस्तिष्क को क्या करता है, नम बनाए रखने में सहायक होता है। देखिए कभी कभी मैंगनीज, ठीक है, कभी कभी मैंगनीज जिसे कि हम लोग CSF कहते हैं, ठीक है, ये CSF अर्थात परम मस्तिष्क द्रव्य जो होता है उसमें मेनिंजोकोकल बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, मेनिंजोकोकल बैक्टीरिया के कारण संक्रमण हो जाता है और उससे क्या होता है, हमारे मस्तिष्क में एक सूजन सी आ जाती है और इस सूजन के कारण क्या कौन सी बीमारी हो जाती है, तो मस्तिष्क शोथ या मस्तिष्क ज्वर उसे कहते हैं, अर्थात माइंगिटिस। ठीक है, मेनिंगिटिस्ट इसे कहा जाता है, माइनिंगिटिस्ट इसे कहा जाता है कि हमारे CSF में या मैंगनीज में बैक्टीरिया के कारण, कौन सी बैक्टीरिया, तो मेनिंजोकोकल बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण हमारे मस्तिष्क में सूजन आ जाता है और इस बीमारी को क्या कहा जाता है, मस्तिष्क शोथ या मस्तिष्क ज्वर कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले तंत्रिकाओं का जो निर्माण है वो किस में हुआ था, तो सिलेंट्रेटा संघ में, सिलेंट्रेटा ग्रुप जो होता है, ये सिलेंट्रेटा ग्रुप में सबसे पहले जो है तंत्रिका का निर्माण हुआ था। तो सबसे पहले तंत्रिकाओं का निर्माण किस में हुआ था, तो सिलेंट्रेटा ग्रुप में सबसे पहले तंत्रिकाओं का निर्माण हुआ था। अब देखिए हमारा मस्तिष्क का जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक, हमारा मस्तिष्क कितने भागों में बटा है, तो 3 भाग में बटा है। पहला भाग होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ये इसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रमस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क को सबसे पहले देखेंगे, 3 पार्ट होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, अर्थात आगे का मस्तिष्क का हिस्सा, बीच वाला हिस्सा और सबसे लास्ट वाला हिस्सा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग आगे के भाग को देखेंगे जिसे हम लोग कहते हैं अग्र मस्तिष्क। अब देखिए इसके भी 3 भाग होते हैं। पहला होता है प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम। ठीक है, ये अब यहाँ से आप लोग ध्यान से इसको समझिए कि पहला होता है प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, हमारे मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है ये इसका अग्र मस्तिष्क का प्रमस्तिष्क अर्थात सेरेब्रम होता है। इसकी बाह्य सतह को कॉर्टेक्स कहा जाता है जो ग्रे मैटर का बना होता है और इसका आंतरिक भाग क्या कहलाता है, तो मेडुला कहलाता है। परम मस्तिष्क का आंतरिक भाग क्या कहलाता है, मेडुला कहा जाता है और जो वाइट मैटर का बना होता है। ठीक है, और कॉर्टेक्स किसका बना होता है, तो वो ग्रे मैटर का बना होता है। परम मस्तिष्क आंतरिक रूप से एक लंबी खांच द्वारा बाईं और दाईं पालियों में विभेदित रहता है। दोनों पालियां तंत्रिका की बनी एक पट्टी द्वारा जुड़ी होती है जिसे क्या करते हैं, कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है। ठीक है, तो परम मस्तिष्क जो है वो हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। लगभग 80% भाग जो होता है ये हमारा सेरेब्रम या परम मस्तिष्क ही होता है। ठीक है, और इसके आंतरिक भाग में एक लंबी खांच द्वारा बाईं और दाईं पालियों में क्या होता है, वो मतलब लेफ्ट और राइट में 2 भागों में, जैसे ये हमारा मस्तिष्क हुआ, ठीक है, ऐसे मस्तिष्क होता है। तो यहाँ आप देखिएगा तो ये एक लेफ्ट ब्रेन और एक राइट ब्रेन, ये 2 भाग में बटा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये 2 भाग में जो बटा हुआ रहता है तो ये जो पट्टी है ये पट्टी के द्वारा दोनों जुड़ा हुआ रहता है। इस पट्टी को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, कॉर्पस कैलोसम पाया जाता है। यही कॉर्पस कैलोसम जो है वो स्तनधारियों में विशेष रूप से पाया जाता है। तो कॉर्पस कैलोसम का पाया जाना स्तनधारियों के मस्तिष्क की विशेषता है। ठीक है, अब है देखिए मानव के प्रमस्तिष्क पर, ठीक है, मानव के प्रमस्तिष्क पर ही वलन पाए जाते हैं, इसलिए मानव बुद्धिमान होता है। तो देखिए जो मानव का बुद्धिमान होने का कारण है वो क्या है कि उसके मस्तिष्क पर क्या पाया जाता है, तो वलन पाया जाता है। ठीक है, वलन पाया जाता है जिसके कारण क्या होता है, मानव बुद्धिमान होता है। वहीं अगर अन्य जंतुओं में देखा जाए तो अन्य जंतुओं के प्रमस्तिष्क में ये वलन क्या होता है, बहुत ही कम होता है या वो चिकना होता है। कहने का अर्थ है कि जब हम लोग ब्रेन को देखते हैं
तो ब्रेन का लगभग आकार ऐसा होता है और ये खुरदरा 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 टाइप का ऐसे ऐसे रचना होता है और इसमें ये कॉर्पस मेलिकस जो रहता है इसके द्वारा ये जुड़ा हुआ रहता है। तो ये जो खुरदरा खुरदरा जो रचना होता है यही हो गया वलन। तो ये वलन अन्य जीवों में बहुत ही चिकना होता है या बहुत ही कम मात्रा में होता है, लेकिन मानव में जो है ये वलन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसके कारण मानव बुद्धिमान होते हैं। ठीक है। अब देखिए प्रमस्तिष्क जो कि सेरेब्रम कहलाता है, ये हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग हो गया, तो इसका कार्य भी बड़ा होगा। तो इसका अगर कार्य की बात की जाए तो ये हमारे शरीर की जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं होती है उसका नियंत्रण करता है। बुद्धिमत्ता, ज्ञान, भावुकता, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, विश्लेषण, अनुभव आदि के केंद्र बिंदु होते हैं। अर्थात जितना भी हमारे शरीर की ऐच्छिक क्रियाएं होती है, जितनी भी बुद्धिमत्ता वाली चीज़ होती है, ज्ञान होती है, जो भी हम लोग का जो तर्क शक्ति होता है, याद रखने की क्षमता होती है, वो सारा का सारा कार्य कौन करता है? तो ये प्रमस्तिष्क ही करता है। ठीक है। ये प्रमस्तिष्क के कारण ही जो है हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है। ये सभी चीज़ जो है हमारे प्रमस्तिष्क के द्वारा होता है। यदि प्रमस्तिष्क को हटा दिया जाए तो जंतु एक साधारण प्रतिवर्ष जंतु की तरह कार्य करता है। ठीक है। अर्थात ये प्रमस्तिष्क जो सेरेब्रम होता है, इसी के कारण जो है इसी में क्या पाया जाता है? वलय पाया जाता है। इस वलय के वलन पाया जाता है। इस वलन के कारण ही जो है मानव बुद्धिमान होता है। तो हमारा बुद्धिमान होने का सबसे बड़ा कारण जो है वो है सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क होता है। ठीक है। अगर इसे हटा दिया जाए तो हम लोग भी एक सिंपल से जंतु के जैसा हो जाएंगे। तो पहला हो गया प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम। अब जो दूसरा भाग है हमारे अग्र मस्तिष्क का, वो है डाईएनसीफिलियम या अग्र मस्तिष्क पक्ष। इसके भी 3 भाग होते हैं। पहला होता है एपिथैलेमस, दूसरा होता है थैलेमस और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। तो एपिथैलेमस जो होता है इसकी ऊपरी सतह पर पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। हम लोगों ने जब अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ी थी लेक्चर 16 या 17 में, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पढ़ी थी, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ आप लोग उसे ज़रूर पढ़ें, उसे ज़रूर देखें। ठीक है। तो ये पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो पीनियल ग्रंथि हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। अब यहाँ देखिए ये मस्तिष्क में कहाँ पाई जाती है? तो ये मस्तिष्क में जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है उसके अग्र मस्तिष्क पक्ष में एपिथैलेमस में ये पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। और ये पीनियल ग्रंथि का कार्य क्या है? तो ये जो है जंतु में लैंगिक परिपक्वता का नियंत्रण करता है। ये क्या करता है कि लैंगिक परिपक्वता का निर्णय करती है। दूसरा है थैलेमस। दूसरा क्या है? थैलेमस। यह भाग रिले सेंटर की तरह काम करता है। ठीक है। रिले सेंटर का मतलब हो गया रिले। देखिए रिले, सबसे पहले समझिए कि रिले क्या होता है। रिले इनपुट लेता है और किसी चीज़ का आउटपुट देता है। ये एज लाइक स्विच के जैसा काम करता है। ठीक है। तो ये क्या करता है? शरीर की सभी संवेदी भागों से आने वाली जितना भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको ये क्या करता है? ग्रहण करता है और फिर इस इन्फॉर्मेशन को कहाँ भेजता है? तो ये प्रमस्तिष्क को भेजता है। ठीक है। यह चौंकनेपन, जागरूकता, सोते से जागने से संबंधित है, इसलिए इसे जागरूकता का पहरेदार भी कहा जाता है। तो थैलेमस जो है, थैलेमस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्या करता है? एक रिले के जैसा कार्य करता है। अर्थात ये हमारे शरीर के विभिन्न भागों से, संवेदी भागों से सूचना को ग्रहण करता है और उस सूचना को प्रमस्तिष्क को भेजता है। ठीक है। जिसके द्वारा जैसे हम लोग चौकन्ना हो जाते हैं, ठीक है, या सोते हैं अचानक से जाग जाते हैं, या कोई भी आहट सुनते हैं जाग जाते हैं, तो ये सब जो है किसके कारण संभव है? तो ये है थैलेमस के कारण संभव है। तीसरा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। ये क्या करता है? शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। ठीक है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, उपापचयी क्रियाओं, जनन क्रियाओं का ये नियंत्रण करता है। साथ ही साथ अंतःस्रावी तंत्र व तंत्रिका तंत्र में संबंध भी स्थापित करता है। तो कॉमन सी बात है कि जो हम लोग जो 3 पार्ट देखें अग्र मस्तिष्क पक्ष का, जिसमें एपिथैलेमस जो है, एपिथैलेमस में पीनियल ग्रंथि पाई जाती है और ये क्या करता है? लैंगिक परिपक्वता का नियंत्रण करता है। दूसरा हम लोगों ने देखा थैलेमस, ये क्या करता है? विभिन्न सूचनाओं को एक्सेप्ट मतलब ग्रहण करता है और फिर उन सूचनाओं को प्रमस्तिष्क को भेजने का काम करता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? जागरूकता का पहरेदार भी कहा जाता है। तीसरा
हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य क्या है? शरीर के ताप को नियंत्रित करना हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य है। हाइपोथैलेमस में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो हाइपोथैलेमस में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। हाइपोथैलेमस में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। अब देखिए हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस क्या है? ये जो हिप्पोकैम्पस है ये क्या है? यह शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलता है। हिप्पोकैम्पस क्या होता है? यह शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलता है। हाइपोथैलेमस भोजन, पेय, जाति की जीविता, लड़ाई, पोषण, पलायन, मैथुन आदि के आचरण को आयोजित करता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? जो भी भोजन पेय पदार्थ हम लोग जो ग्रहण करते हैं या हम लोग किसी से लड़ाई करते हैं, यह हमारे शरीर का पोषण होता है। मैथुन आदि जो भी आचरण होता है उसको ये क्या करता है? आयोजित करता है। अब इसका तीसरा पार्ट जो है वो तीसरा पार्ट क्या है? घ्राण मस्तिष्क या राइनेन्सेफेलॉन। ठीक है, तीसरा पार्ट क्या है? घ्राण मस्तिष्क या राइनेन्सेफेलॉन। पहला हो गया सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क, दूसरा हो गया आपका डायएन्सीफेलॉन या अग्र मस्तिष्क पक्ष, और तीसरा हो गया घ्राण मस्तिष्क या राइनोसेफेलॉन। ठीक है, यह मस्तिष्क का भाग क्या करता है? यह गंध ज्ञान का केंद्र माना जाता है। ठीक है, ये घ्राण मस्तिष्क जो होता है ये गंध ज्ञान का केंद्र माना जाता है। कुछ जंतुओं में जैसे कुत्ता में, शार्क में, इन सबों में ये अधिक विकसित होता है। इसलिए कुत्ता को देखिएगा कि इसको गंध बहुत अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, और इसलिए इसको खोजी के रूप में भी उपयोग किया जाता है। अब जो हमारा दूसरा पार्ट है वो है मध्य मस्तिष्क। ठीक है, देखिए मध्य मस्तिष्क में 4 पिंड होते हैं। इसमें 4 पिंड होते हैं। तो ये मस्तिष्क हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा नहीं है। इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो था सेरेब्रम या अग्र मस्तिष्क। ठीक है, अब जो है वो है तीसरा नंबर पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? इसमें भी 3 भाग होते हैं। ठीक है, तो पहला भाग है सेरिबेलम। सेरिबेलम को क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क। ठीक है, सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क, यह जो है मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। पहला सबसे बड़ा भाग कौन सा हो गया? तो पहला सबसे बड़ा भाग हो गया सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम हो गया पहला, जो कि 80% भाग को कवर करता है। दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा भाग हो गया वो हो गया सेरिबेलम। नाम में कन्फ्यूज मत होइएगा, वो था सेरेब्रम और ये है सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क। अर्थात अनु मीन्स छोटा, मस्तिष्क मीन्स मस्तिष्क। तो छोटा मस्तिष्क, अर्थात इससे साफ पता चलता है कि ये अनुमस्तिष्क की उपस्थिति कहाँ होती है? तो हमारे मस्तिष्क के पीछे वाले भाग में। ठीक, तो यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य है हमारे शरीर का संतुलन बनाना, मांसपेशियों में समन्वय बनाना। यह तीव्र पेशीय क्रियाओं के नियमन के लिए उत्तरदायी है, जैसे दौड़ना, चलना, साइकिल चलाना, वाद्य यंत्र बजाना, टाइपिंग करना। इन सभी का कार्य जो है ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है? तो ये होता है सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क के द्वारा। देखिए शराब के सेवन से अनुमस्तिष्क वाला भाग प्रभावित होता है, जिसके कारण वे अपना संतुलन नहीं बना पाते हैं और लड़खड़ाते हैं। आवाज़ की लड़खड़ाहट, तेजी से परिवर्तित कार्यों को न कर पाना, भेंगापन आदि अनुमस्तिष्क के प्रभावित होने का कारण है। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि छोटे बच्चों को पीछे की ओर सिर में मारना मना किया जाता है। क्यों मना किया जाता है? क्योंकि वहाँ पे जो होता है सेरिबेलम अर्थात अनुमस्तिष्क पाया जाता है। ठीक है, और ये अनुमस्तिष्क जो होता है ये क्या करता है? हमारे शरीर का संतुलन बनाता है और मांसपेशियों में समन्वय बनाने का कार्य करता है। अगर वो चोटिल हो जाए, ठीक है, और वो जो होता है एक पुलपुला, मतलब कि उसमें द्रव्य भरा होता है, जो मैंने CFC द्रव जो बताया, CFS द्रव जो बताया, वो द्रव्य वहीं पे भरा हुआ होता है। ठीक है, तो अगर उसमें कोई दिक्कत हो जाती है तो वो मस्तिष्क वाले जो लोग होते हैं वो कमज़ोर होने लग जाते हैं। वो अपना डिसीजन सही ढंग से नहीं ले पाते हैं, सही ढंग से वो कोई भी चीज़ बोल नहीं पाते हैं। अगर कोई कार्य सडनली होता है तो वो लोग सडनली उस कार्य को नहीं कर पाते हैं। और शराब जो पीता है, वो शराब का सेवन करने वाले व्यक्ति में भी जो होता है ये सेरिबेलम जो अनुमस्तिष्क वाला भाग होता है ये प्रभावित होता है। ठीक है, उसके बाद है पोन्स वेरोलाई और फिर है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा को देखते हैं। ये मेडुला ऑब्लांगेटा जो है ये पश्च मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है। ठीक है,
पश्च मस्तिष्क का जो अंतिम भाग या तीसरा भाग होता है वो होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक, मध्य मस्तिष्क, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा तीनों एक अक्ष पर होते हैं, जिन्हें मस्तिष्क वृंत या ब्रेन स्टेम कहा जाता है। इसका कार्य क्या है? मेडुला ऑब्लंगेटा का कार्य क्या है कि ये शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ठीक है, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण जो है वो सेरेब्रम करता है, लेकिन जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है हमारे शरीर की, उन सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो ये करता है मेडुला ऑब्लंगेटा। और ये मेडुला ऑब्लंगेटा कहाँ होता है? तो हमारे पश्च मस्तिष्क में ये स्थित होता है। साथ ही साथ ये जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है, जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, निगलना, आहार नाल, क्रम कुंचन, बीपी, पलकों का झपकना, छींक, उल्टी, दस्त, उबासी, लार का स्राव, हिचकी, खांसी, ये जितने भी अनिच्छिक क्रियाएं हैं वो सारे को कंट्रोल कौन करता है? तो ये करता है मेडुला ऑब्लंगेटा। अब देखिए, सबसे पहले बात आती है कि ऐच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं वैसी क्रियाएं होती है जिसको कि हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें यहाँ जाना है या नहीं जाना है, ये सोचना, ये कौन करता है? तो ये प्रमस्तिष्क करता है, अर्थात सेरेब्रम करता है। लेकिन जो अनैच्छिक क्रियाएं जिसका कंट्रोल कि हमारे हाथ में नहीं रहता है, जैसे पलक झपकना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं, हम लोग ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से छींकना, उल्टी करना, या किसी चीज़ का निगलना, किसी चीज़ को पचाना। अब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग जब चाहेंगे तब भोजन पचा लेंगे और जब नहीं मन करेगा उसमें भोजन नहीं पचाएंगे, ये तो संभव नहीं है, ये अनैच्छिक क्रियाएं हो जाती है। तो इन अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण करता है ये हमारे जो पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, वही करता है। ठीक है, तो ये हम लोग का मस्तिष्क हो गया। तो मस्तिष्क में हम लोगों ने देखा 3 पार्ट, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में हम लोगों ने देखा, उसमें भी 3 पार्ट देखा। ठीक है, तो अग्र मस्तिष्क का 3 पार्ट कौन कौन सा हो गया? तो सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क, ये सबसे बड़ा भाग होता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा, और ये सेरेब्रम का कार्य क्या है कि जितने भी ऐच्छिक क्रियाएं हैं उन सभी ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण ये सेरेब्रम करता है। फिर घ्राण मस्तिष्क, ये भी इसी में पाया जाता है। ठीक है, अर्थात गंध का केंद्र जो माना जाता है घ्राण मस्तिष्क, वो भी किसमें पाया जाता है? अग्र मस्तिष्क में ही पाया जाता है। फिर हाइपोथैलेमस या थैलेमस, तो थैलेमस जो होता है वो हमारे बॉडी का रिले सेंटर की तरह काम करता है। ठीक है, अर्थात ये सूचनाओं को ग्रहण करता है और सूचनाओं को फिर बाहर भेजता है, ये थैलेमस ग्रंथि का काम है। फिर एपिथैलेमस में क्या पाया जाता है? तो पीनियल ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? एपिथैलेमस में पाया जाता है। हमारे मस्तिष्क में जो हाइपोथैलेमस होता है उसका क्या कार्य है? तो ये हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा मध्य मस्तिष्क, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। और सबसे लास्ट में देखा पश्च मस्तिष्क। इसके भी 3 भागों को देखा। सबसे पहले सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क, यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, ये हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है। और जो भी व्यक्ति शराब आदि का सेवन करता है उसमें कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो अनुमस्तिष्क वाला भाग उसका प्रभावित होता है। इसके बाद मेडुला ऑब्लंगेटा, ये हमारे क्या है? पश्च मस्तिष्क जो पिछला हिस्सा है उसका ये सबसे लास्ट भाग है। और ये क्या करता है? जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है उन अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मेडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा होता है। अब आता है हमारा स्पाइनल कोड या मेरुरज्जु। ठीक है, स्पाइनल कोड या मेरुरज्जु। देखिए, मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है, जब उसका अंतिम भाग, जैसे ये हमारा मस्तिष्क हो गया, यहाँ पे सबसे लास्ट में ये मेडुला ऑब्लंगेटा है। ये मेडुला ऑब्लंगेटा से इसके जो सबसे अंतिम भाग है, यहाँ से एक पतला धागे नुमा संरचना बदलकर क्या किसका निर्माण करता है? तो ये मेरुरज्जु का निर्माण करता है या स्पाइनल कोड का निर्माण करता है। और इसके बाहर क्या होती है? झिल्लियाँ पाई जाती है। ठीक है, ये झिल्ली पाई जाती है इसके बाहर में। और इसके जो विकास के लिए जो हार्मोन आवश्यक है वो हार्मोन कौन सा होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन आवश्यक होता है। और ये सुरक्षित किस में होती है? तो इसी में देखिएगा, हमारा जो ये रीढ़ की हड्डी होती है, इस रीढ़ की हड्डी हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती है और ये हमारे लास्ट तक यहाँ तक जाती है। ठीक है, तो ये जो इसी को स्पाइनल कोड कहते हैं। और ये स्पाइनल कोड किससे मतलब ढका हुआ रहता है? तो ये ढका हुआ रहता है, ये सुरक्षित रहता है रीढ़ की हड्डी के द्वारा। और स्पाइनल कोड के विकास के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है? तो वो है थायरॉक्सिन हार्मोन।
ठीक है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो हमारे मस्तिष्क के पश्च मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग होता है, उससे एक पतले धागे नुमा संरचना बदल के किसका निर्माण करता है, तो मेरु रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण करता है, और ये हम रीढ़ की हड्डी के बीच में सुरक्षित होता है। एक होती है प्रतिवर्ती क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जो अचानक होती है, अर्थात जिनमें सोचने समझने की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या कहलाती है, प्रतिवर्ती कहलाती है। ठीक है, ठीक है। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं हम लोग देख लिए कि प्रतिवर्ती क्रियाएं किसे कहते हैं, कि जिसको सोचने समझने में जो है हमारे पास समय नहीं रहता है, वो अचानक से सडनली हो जाता है, वो प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाता है। और ये प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होते हैं उनका कंट्रोल कौन करता है, तो इनका कंट्रोल मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड ही करता है। ठीक है। अब प्रतिवर्ती क्रियाएं कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है। प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है सरल या अप्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं, अर्थात ये क्रिया जन्मजात होती है। ठीक है। जैसे कुछ कुछ हम लोग देखते हैं जो काम हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं, एक बचपन से ही करते हैं, जन्म लेने के साथ ही करते हैं। ठीक है। जैसे आँख के पास उंगली अगर किसी का लेके जाते हैं तो क्या होता है, हमारा पलक बंद हो जाता है, ये हम लोग बचपन से ही करते हैं। तेज़ रोशनी में क्या होता है, पलक बंद हो जाता है। कांटा चुभने पर हाथ या पैर को हम लोग हटा लेते हैं झटके से। आलपिन या कोई भी सेफ्टी पिन वगैरह हाथ या पैर में चुभता है तो क्या करते हैं, उसे हटा लेते हैं। या ठंड लगने से हम लोग कपकपाते हैं। ये सारी क्रियाएं जो कि जन्मजात होती है, जन्म के साथ ही होती है, वो कहलाती है सरल या अप्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं, अर्थात इसमें कोई बंधन नहीं होता है। ठीक है। इसके लिए जो है उसको सीखने या अभ्यास या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। आप सपोज कीजिए कोई व्यक्ति अगर आपके आँख में उंगली डाल रहा है तो क्या इसके लिए आपको सीखना होगा कि वो व्यक्ति आँख में उंगली डाल रहा है कि चलो भैया बंद करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। तो ये क्या होती है, जन्म के साथ ही ये जन्मजात होती है ये क्रियाएं, और इसको सीखने या अभ्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। जैसे आँख के पास उंगली ले जाने पर पलकों का बंद होना, तेज रोशनी में पलकों का बंद होना, कांटा चुभने पर हाथ या पैर का हटना, आलपिन चुभने पर हाथ या पैर का हटना तथा ठंड लगने पर कपकपी आना, ये सभी प्रतिवर्ती क्रिया के सरल या अप्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। दूसरा है प्रतिबंधित या प्रतिवर्ती क्रियाएं। ठीक है। प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं, ये क्रियाएं क्या होती है, ये जन्मजात नहीं होती है। ठीक है। ये जन्मजात नहीं होती है, इसके लिए हमें क्या करता है, प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे तैरना सीखना, वाद्य यंत्र बजाना, नाचना, गाना, साइकिल चलाना, इन सभी को क्या होती है, हमें सीखने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सभी क्रियाएं कैसी कहलाती है, प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती है। ठीक है। अब है मिश्रित तंत्रिका एक। ठीक है। उसके बाद कपालीय तंत्रिका, ये देखिए कपालीय तंत्रिका। कपालीय तंत्रिका कहाँ से निकलती है, तो ये मस्तिष्क से निकलती है। मच्छर व उभयचर, उभयचर वैसे जीव को कहते हैं जो कि पानी और स्थल, ठीक है, पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं, वो उभयचर जीव कहलाते हैं। ठीक है। तो उभयचर जीव में जो होती है और मच्छर में जो होती है वो 10 जोड़ी होती है कपालीय तंत्रिकाएँ। उसी तरह से सरीसृप, पक्षी व स्तनधारी में कितनी होती है, 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं होती है। अगर सबसे लंबी कपालीय तंत्रिका देखी जाए तो वो होती है वेगस तंत्रिका। ठीक है। और सबसे बड़ी कपालीय तंत्रिका कौन होती है, वो होती है ट्राइजेमिनल तंत्रिका। और सबसे छोटी कपालीय तंत्रिका एब्टूसेंस तंत्रिका होती है। सबसे लंबी कपालीय तंत्रिका वेगस तंत्रिका। वेगस तंत्रिका सबसे लंबी कपालीय तंत्रिका होती है। सबसे बड़ी कपालीय तंत्रिका की बात की जाए तो वो होती है ट्राइजेमिनल तंत्रिका। ठीक है। ट्राइजेमिनल तंत्रिका सबसे बड़ी कपालीय तंत्रिका होती है। और वहीं सबसे छोटी कपालीय तंत्रिका जो होती है वो होती है एब्टूसेंस तंत्रिका। ठीक है। तो ये 3 प्रकार की तंत्रिका हम लोगों ने देखा, सबसे लंबी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी कपालीय तंत्रिकाएं। अब है मेरु तंत्रिकाएं। ठीक है। कपाल तंत्रिकाएं देख लिए, अब है मेरु तंत्रिकाएं। मेरु तंत्रिकाएं कहाँ से निकलती है, तो ये मेरु रज्जु अर्थात स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। अब मेढक में मेरु तंत्रिकाएं कितनी होती है, 10 जोड़ी होती है। अब मानव में 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती है। ठीक है। अब देखिए यहाँ अब हम लोगों ने स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जु को देखा। ठीक है। एक आता है, एक वर्ड आता है EEG। ठीक है। EEG, एक ये वर्ड आता है EEG अर्थात
इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम इसका उपयोग क्या होता है कि मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों की निगरानी के लिए किया जाता है। ठीक है, ईईजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क को चेक करने के लिए किया जाता है कि मस्तिष्क में कैसा, मतलब कि हमारा काम कर रहा है, सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या मस्तिष्क को चेक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ईईजी को। और इसका पूरा नाम क्या हुआ? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। और एक टर्म होता है ईसीजी। तो ईसीजी किसके लिए उपयोग होता है? तो ईसीजी का उपयोग जो है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? हम लोग अपना हार्ट बीट को, हृदय स्पंदन को चेक करने में करते हैं। वहीं अगर मस्तिष्क को अगर चेक किया जाए तो ईईजी का उपयोग किया जाता है। तो हम लोगों ने आज लेक्चर 18 में क्या देखा? तंत्रिका तंत्र को देखा। ठीक है, तंत्रिका तंत्र में मेरुरज्जु और मस्तिष्क को हम लोगों ने आज कवर किया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये ज़रूर समझ में आया होगा, और आप लोग एक बार जो है खुद से जो सामान्य ज्ञान पॉकेट जीके है उसमें इस चैप्टर को एक बार खुद से पढ़िए, और आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाइए और इस नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते रहिए। साथ ही साथ जो प्रीवियस क्लास का जो वीडियो है आप लोग उसे ज़रूर देखें, और अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।